हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड की दुनिया में आपका स्वागत है। और आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, क्यों यूज होती है, क्यों सीखनी चाहिए, वो सब आज हम इसी टॉपिक पे इसी वन वीडियो में हम बात करेंगे। अब ये वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना तो चाहते हैं, कंप्यूटर फील्ड में काम तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको बेसिक ही नहीं पता कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, वो क्यों है, क्या है, किस तरीके से उसमें सब चीजें होती है, क्या क्या चीजें है वो उनको नहीं पता। वो सीखना चाहते हैं, एक उनके अंदर एक जज्बा है कि हाँ भाई हम ये सीख सकते हैं, हमें सीखना है। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो आज बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वो लोग ये वीडियो को पूरी की पूरी देखें। थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो सकती है, थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो के आप पूरा देखना, आपको पूरा के पूरा थियोरिकली नॉलेज आएगा कि आखिर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क भी किस तरीके से करती है, काम किस तरीके से करती है कंप्यूटर में। और वो भी मैं बताऊंगा आपको, सिखाऊंगा मेरी बनाई हुई पीडीएफ के साथ। ठीक है, उसमें मैंने जगह जगह से कंटेंट लेकर अंदर डाला है, उसको अच्छी तरीके से बनाई है, और वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, जहां से आप डाउनलोड कर बाद में भी आप उसको जो है पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप ये जो है पूरी के पूरी वीडियो देखेंगे। आप लोग सीखना तो चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, लेकिन पहले एक सवाल तो आता ही होगा तुम्हारे मन में और हमारे मन में। ठीक है, आप लोगों के मन में भी आता होगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज क्यों होती है। ठीक है, तो वो कुछ बेसिक जो टॉपिक है वो मैंने इधर लिखे है कि यूज क्यों होती है। देखिए, एक तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, ऐसा नहीं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जाम्पल टेली का तो आपने नाम सुना ही होगा, टेली। और उसके अलावा भी जो स्पेसिफिक कंपनी के, ठीक है, स्पेसिफिक कंपनी के होते हैं सॉफ्टवेयर, जो कि कंपनी आप लोगों को बोलती है कि जी हमें ऐसा इस तरीके से कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें बना कर दे दीजिए हमारी कंपनी के, जो कि उसके काम आ सके और हमें उसमें ये चीजें चाहिए। तो एक तो आप अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है, फिर गेम्स, यस, ये भी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाई जाती है, जो भी गेम्स होती है। ठीक है, आप पबजी ले लो, ठीक है, एस्फाल्ट ले लो, ऐसी बहुत सारी जो गेमें होती है वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही डेवलप की जाती है। अगर आप चाहते हो कि हमारी यानी आपकी भी एक अच्छी सी गेम हो, आप भी एक गेम बनाओ, तो उसके लिए आपको जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। उसके बाद होती है मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, ये तो आज तो एकदम कॉमन ही हो गया है, जो कि है फेसबुक, इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम, फिर व्हाट्सएप। ठीक है, ये सब का कॉमन है। सोशल मीडिया को हर कोई जान रहा है, ऐसा कोई नहीं है जो कि नहीं जान रहा। तो आप चाहते हो कि मेरा अपना एक खुद का मोबाइल एप्लीकेशन हो, तो ये सीख लो। ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि जिसके पास लैपटॉप होगा उन्हें पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है। विंडोज, मैक, ठीक है, विंडोज 10, 8, 9, ये जो सब है ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम गिनी जाती है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। और फिर होती है वेबसाइट। कितनी सारी वेबसाइट होती है, अमेजोन की वेबसाइट ले लो, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ले लो, या तो विकिपीडिया ले लो। सब जो भी वेबसाइट है ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाई जाती है। और भी बहुत सारे यूज होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के होते। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी तो मैं आपको बताना चाहता था, और आपको इसमें से समझ पड़ जाएगी कि क्यों यूज हो रही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और क्यों हमें सीखनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका खुद का एक सॉफ्टवेयर हो, आपका खुद का जो एक एप्लीकेशन हो, आपकी खुद की गेम हो, तो उस लिए आप जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो अब हम आगे पूरी की पूरी बात करते हैं कि आखिर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और कैसे सीखी जाती है। तो चलिए गाइस, अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। तो वो जो है मैं अपने मोबाइल में से पीडीएफ को रीड करूंगा और वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई देगी। तो आप उधर फोकस करना और आपको जो है समझाते जाऊंगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। तो देखिए, पहले जो मैंने लिखा है वो है कंपोनेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कंपोनेंट्स मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। Before getting into computer programming language, let's us first understand computer program and when that go. अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है।
कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है और वो किस तरीके से काम करती है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन राइटेन यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक टास्क देना, ठीक है, वो किस लैंग्वेज में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसको ही कहा जाता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर को एक सीक्वेंशियल टास्क देना, सीक्वेंशियल बताना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ठीक है, आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा? ये तो नहीं आएगा कि मैं दिल्ली जाऊं और वहां से ऑटो पकड़कर उधर जाऊं, वो नहीं आएगा आपके दिमाग में। आपको जो पहले एक फोकस होगा वो होगा कि जाना किस तरीके से, ठीक है, दिल्ली जाना किस तरीके से, ट्रेन से, बस से, एरोप्लेन से या कार से, ठीक है। आप पहले वो ऑप्शन को रखोगे, उसके बाद आप उसमें से कोई को चूज करोगे और उसमें समझिए आपको ट्रेन से जाना है, फिर आप देखोगे कौन सी ट्रेन से जाना है, ठीक है। आपको टिकट टोलोगे, फिर आप देखोगे कौन सी ट्रेन से जाना है, रात में, मॉर्निंग में या शाम को, कौन सी आपको जो है ट्रेन के टाइमिंग से जाना है। अगर आपने उसमें से एक ले लिया, ठीक है, वो आपने कह लिया कि हाँ भाई मुझे रात की ट्रेन से जाना है, फिर आप देखोगे कि उसका फेयर कितना है, कौन से क्लास में है टिकट, वो आप सब देखोगे और उसके बाद जो है टिकट बुक करोगे, फिर आप उस ट्रेन में उस डेट को बैठोगे और फिर आप दिल्ली जाओगे, फिर वहां से ऑटो पकड़कर आपको जा। तो एक ये जो आपने पूरा के पूरा टास्क किया, ये आपने अपने सिक्वेंशियल के हिसाब से किया, स्टेप बाय स्टेप किया। ऐसा तो नहीं है कि सीधा चले गए दिल्ली, पहले तो आपने पूरा किया ना किस तरीके से जाना है। इसी तरह समझिए आपको जो है सेकंड फ्लोर पे जाना है, तो आपको फर्स्ट फ्लोर पार करके नहीं आपको सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप जो है फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे नहीं, सीधा ही सेकंड फ्लोर पे जाओगे। फर्स्ट फ्लोर जो है आपको जाना तो पड़ेगा ना, फिर उसके ऊपर से आप उतर जाओगे। हाँ, वो बात फिर अलग है कि आप हेलीकॉप्टर में से उतर कर फिर सीधे धाबे पे से जो है आप नीचे आओ, आप टेरेस पे से नीचे आओ, वो पूरी की पूरी बात अलग है, वो आपके माइंड के ऊपर आपको। लेकिन जो एक कॉमन तरीका होता है वो ये होता है कि पहले फर्स्ट फ्लोर में फिर आपको सेकंड फ्लोर पे जाना है। तो उसी तरह कंप्यूटर को हम जब भी कोई स्पेसिफिक टास्क देते हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है कि भाई तुम्हें किस तरीके से जो है टास्क को करना है, किस तरीके से सीक्वेंशियल जाना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो ये जो एक थी डेफिनेशन थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, और मैंने आपको अच्छी से एक एग्जांपल देकर, दो एग्जांपल देकर मैंने आपको उसको समझाई, तो ये भी आपको जो है समझ आ जानी चाहिए। उसके बाद जो उसमें जो मोस्ट दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं the two important terms that we use in the above definition are sequence of instruction computer programming language। आपको अगर कंप्यूटर को टास्क कराना है तो दो चीज बहुत ही जरूरी है, वो है सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप उसको दो, और दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। अब वो उसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको देना है। गाइस, मैं आपको यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बताऊंगा। आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं उसको आपको जो है स्पेसिफिकेशन से समझाऊंगा कि मैंने क्या लिखा है और उसमें किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। समझ लिया, आपको जो है कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 नंबर का सम करना है। तो पहला एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे। मैं इधर अभी सी का लिख रहा हूँ, सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो रही है उसका लिख रहा हूँ, एक कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हैज इंक्लूड stdio.h एंड देन void main, ठीक है। उसके बाद इंटीजर num1 num2 एंड sum, इतना मैंने लिखा, ठीक है। उसके बाद sum इज इक्वल टू num1 प्लस num2, और उसके बाद इधर लिखूंगा printf sum of two number is ठीक है। यहाँ पर जो है मैंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी है। आपको जो है टेंशन नहीं लेना है कि आखिर में क्या लिखा है, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको जाना है। देखिए, 2 नंबर का सम करना है, ठीक है। इधर मैं थोड़ा चेंजेस करता हूँ, इज इक्वल टू 10 एंड इज इक्वल टू 20, ठीक है।
ये समझ लेना, ये नाउ 1 = 10, राइट। अब ये 2 नंबर का सम करना है। तो आप कंप्यूटर को बता रहे हो कि भाई आप तू जो है यहाँ से यहाँ जंप कर और इसका जो आंसर आए वो इसको, ठीक है। ये एक सिक्वेंशियल आप स्टेप बाय स्टेप को बता रहे हैं कि पहले यहाँ से जो हमारा इंटीजर जो हमने डाला है वो उठा और उसके बाद उसका सम कर और हमें डिस्प्ले कर, तो उसकी जो आउटपुट स्क्रीन होगी वो स्क्रीन ये होगी। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटपुट, तो वो क्या ये डिस्प्ले करेगा सम ऑफ 2 नंबर इज, ठीक है 30, वो जो है ये आपको डिस्प्ले करेगा। अब देखिए ये सीक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप है। अगर आप प्रिंटफ को यहाँ पर लिख देते हो और सम को यहाँ पर लिख देते हो तो कंप्यूटर एरर जनरेट करेगा, या तो कुछ बताएगा ही नहीं आउटपुट में। तो आपको जो इसके स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा कि भाई पहले तो इंटीजर ले ले, पहले जो हमारी वैल्यू है वो ले, ये स्टेप 1, ठीक है। ये जो होगा हमारा स्टेप 1 होगा, ये स्टेप 2 कंप्यूटर के लिए, और ये जो होगा ये होगा स्टेप। अब आपने जो है कंप्यूटर को इसलिए उसमें 2 सबसे जरूरी पॉइंट है, वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये था कंप्यूटर की पूरी डेफिनेशन, और वो मैंने आपको जो है पूरा समझा दिया एग्जांपल के साथ कि क्यों उसमें सीक्वेंस होना चाहिए और जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। तो दोस्तों अब आप लोग ये करोगे कि यार ये 2 सिर्फ ये सम करने क्यों हम इतना बड़ा प्रोग्राम लिखे, कैलकुलेटर है तो उसमें क्यों नहीं कर ले। लेकिन अगर आपके लैपटॉप में कैलकुलेटर ही नहीं, बाय डिफॉल्ट वो डिलीट हो गया और आपको सम करना है, तो ये प्रोग्राम तो लिखना ही पड़ेगा। अब हमें ये क्यों लिखना पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। समझिए आप गए पेरिस में, ठीक है, वहां पर आप घूमने जा रहे हो पेरिस, आपको पेरिस आएगी, आप तो हिंदी जानते हो, इंग्लिश भी नहीं जानते हो, सिर्फ हिंदी जानते हो, तो आप क्या करोगे वो मैंने इसके इमेज में भी बताया है। देखिए एक कंपाइलर बताया है और एक जो है ट्रांसलेटर गाइड बताया है, ठीक है। तो वही मैं आपको इधर समझा रहा हूँ क्या पेरिस गए, ठीक है। ये आप हो, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है समझ में, ये आप, ये वहां पेरिस वाला है, ठीक है, ये वहां पर जो है पेरिस वाला है। आप इसको पूछना चाहते हो कि भाई ये म्यूजियम कहाँ है, आपको तो पेरिस आती नहीं है, तो क्या करोगे, तब आप अपने बीच में एक गाइड करोगे जो कि आपकी हिंदी को समझेगा, ठीक है, आपकी हिंदी को समझेगा और इसकी पेरिस की जो लैंग्वेज होगी, अब मुझे नहीं पता कौन सी लैंग्वेज है, आपकी हिंदी को समझेगा गाइड और उसकी पेरिस में ट्रांसलेट करेगा और उसकी पेरिस को समझेगा और आपकी हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। तो ये जो गाइड है, ठीक है, तो इसी तरीके से ये हम थे और ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये कंप्यूटर है। अब हम हमारी हिंदी या इंग्लिश में इसको नहीं समझा सकते कि भाई तो 2 नंबर का जो है सम का, उसके लिए हमें जो यूज होता है वो कंपाइलर, गाइड की तरह जो यूज होता है कंप्यूटर में वो कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है, वो स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर होता है कि वो कौन सा जो है रिफर करती है। तो मोस्टली कंपाइलर भी होता है, इंटरप्रेटर भी होता है, वो हम आगे देखेंगे कि अगर ये दोनों है तो इसमें फर्क क्या है, ठीक है, इसमें जो है डिफरेंट क्या है, ये दोनों क्यों अलग अलग है। तो एज इट इज आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए सीखनी चाहिए क्योंकि आप तो जो है जानते ही नहीं हो, कंप्यूटर ना आपकी लैंग्वेज जानता है ना आप उसकी लैंग्वेज जानते हो, और कंप्यूटर की मेन कौन सी लैंग्वेज है ना वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों इतना बड़ा कोड लिखना पड़ा। तो अब आगे हम देखते हैं कि आगे क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और क्या क्या चीज होती है और उसको कौन कौन से नाम से बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर प्रोग्राम भी बोला जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है, कोड भी बोला जाता है, ठीक है, जो कि मैं अब आपको पीडीएफ में बताऊंगा जो मैंने लिखा है, ठीक है।
A computer programming is also called computer software, which can range for 2 lines to millions of lines of instruction. कंप्यूटर जो प्रोग्राम है ना, जो कोड है ना, वो एक लाइन में भी हो सकता है और हजारों लाइन में भी हो सकता है। ठीक है, वो तो जैसा अगर आपको सिर्फ प्रिंटफ से या तो प्रिंट से जो कि पाइथन में उपलब्ध है, आपको अगर उससे ठीक है सिर्फ हेलो वर्ड कराना है तो वो एक ही लाइन का कोड है, और अगर आपको बड़ी सिस्टम बनानी है तो ज्यादा लाइन का कोड हो जाएगा। और उसके बाद लिखा है कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्राम सोर्स कोड एंड कंप्यूटर प्रोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्राम कोडिंग। उसको सोर्स कोड भी कहा जाता है। ठीक है, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख गए, आपको बताइए ये प्रोग्राम है, अगर आपका फ्रेंड है और आपको बोला तेरा सोर्स कोड बता, तो आपको यार सोर्स कोड क्या होता है? दोनों एक ही होता है, उसको ही सोर्स कोड भी कहा जाता है और उसको ही कोडिंग भी कहा जाता है, जो कि आपने मोस्ट ऑफली सुना होगा। आपने किसी फ्रेंड को बोला होगा भाई तू क्या कर रहा है, तो बोला होगा कोडिंग कर रहा हूँ, तो ठीक है वो मतलब प्रोग्रामिंग ही कर रहा है। उसके बाद कंप्यूटर विदाउट अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज जस्ट डम्प बॉक्स, इट्स प्रोग्राम दैट मेक कंप्यूटर एक्टिविटी। ठीक है, अब आप कहोगे यार ये कैसी बातें कर रहे हो कि प्रोग्रामिंग के बिना कंप्यूटर जो है डम्प बॉक्स है। ठीक है, अगर प्रोग्रामिंग नहीं है ना कंप्यूटर में तो कुछ काम का नहीं। अगर आपने पूरी कार बनाई, उसमें सब चीज लगाई, इंजन लगाए, मिरर लगाया, सीट लगाई, हर चीज लगाया, पेट्रोल का टैंक भी लगाया, लेकिन उसमें पेट्रोल या डीजल ही नहीं है तो कार चलेगी नहीं ना। उसी तरह कंप्यूटर में भी हम कैमरा, वर्ड, एक्सेल ले लो, उसके बाद कितनी नोट पैड, ये सब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही बने होते हैं। अगर मैंने पूरा लैपटॉप बना दिया, हार्डवेयर सब डाल दिया, अगर उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कुछ मैंने उसके अंदर इंक्लूड ही नहीं किया तो वो कुछ काम का नहीं है। ठीक है, वही मैंने इस पीडीएफ में कहा है। उसके बाद है if you understand what a computer program is, when we will say that act of writing computer program is called computer programming. There are understand of programming language which can be used to write a computer program, and following are a few of them: C, C++, Java, Python, PHP and C Sharp. ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो इसमें से कोई भी आपको जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जो कि C है, C++ है, C हैज है जिसको C शार्प भी कहा जाता है, पाइथन, जावा, PHP, ये सबके एक अपने अपने ही एडवांटेज है, अपने अपने ही डिसएडवांटेज है। वो आपके ऊपर है। ठीक है, उसको जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को अलग अलग लैंग्वेज में बाइफरकेट किया गया है। आप इस दुनिया में रह रहे हो, ठीक है, हर देश की अपनी अपनी लैंग्वेज है। उसी तरह कंप्यूटर है, उसके अपनी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो वो इस चीज से आपको जो है सीखना, आपको उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज या कोई भी 2-3 लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो अब मैं आगे बात करता हूँ कि कंप्यूटर के लेवल कौन से, ठीक है, वो अब हम आगे की वीडियो में देखते हैं। तो जो लेवल है वो कौन से है? एक होता है लो लेवल लैंग्वेज जो कि पीडीएफ में है, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और मैंने बहुत ही अच्छा एक लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग का डायग्राम दिया है, आप इस पीडीएफ में देख सकते हो। बहुत ही अच्छा जो है डायग्राम है, जिसमें मैंने एक पूरा के पूरा रेक्टेंगल डाला है, उसके अंदर बताया है कि C++ किस तरीके से जाता है। पहले आप हार्डवेयर से इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, नहीं पहले आप जो है C++ से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं, उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज में आप लिख रहे हो, असेंबली लैंग्वेज ट्रांसलेट होता है, मशीन लैंग्वेज, और फिर आपकी जो स्क्रीन है, मॉनिटर की स्क्रीन, उसके ऊपर आउटपुट आता है। तो ये उसका जो है मैंने आपको डायग्राम बताया है, वो आप देख सकते हो पीडीएफ में। उसके बाद है लो लेवल लैंग्वेज। द लो लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट प्रोवाइड ऑन एब्स्ट्रैक्शन फॉर द हार्डवेयर एंड इट्स रिप्रेजेंट इन 0 or 1 from which are the machine instruction. The language that come under this category are the machine level language and assembly language. तो आप कहोगे लो लेवल लैंग्वेज है क्या? तो जो आप कंप्यूटर जो सीख रहा है, जो कंप्यूटर को समझ में आती है, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, वो है कंप्यूटर, वो है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, वो कही जाती है लो लेवल, और जो किसके अंडर में आती है? मशीन लेवल और असेंबली। अब उसका जो फॉर्म होता है वो बाइनरी फॉर्म होता है, उसका जो फॉर्म होता है वो बाइनरी फॉर्म होता है 0 और 1।
1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 तो समझ में आया? नहीं आया। ये सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है, बाइनरी लैंग्वेज है तो मैंने यहाँ पर रेंडमली लिखा है, और भी बहुत सारे होते हैं वो हम नहीं समझ सकते, इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। और जो वो कंप्यूटर सिर्फ ये दो लैंग्वेज समझ सकता है, सिर्फ ये दो, 0 और 1, वो ट्रांसलेट कंपाइलर करता है मशीन लेवल में, और फिर वो कंप्यूटर जो है समझता है। तो अब जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है उसमें भी दो जो है कैटेगरी बन जाती है, एक होता है मशीन लेवल लैंग्वेज और एक होती है असेंबली लैंग्वेज, जो कि मैंने अपने पीडीएफ में ही बताई है। मशीन लेवल और असेंबली क्या होती है वो अब मैं आपको बता दूँ। मशीन लेवल यही लैंग्वेज होती है। तो the machine level language is a language that consists of a set of instructions that are the binary form 0 or 1. ठीक है? Creating a program in a machine level language is a very default task, as it is not easy for the programs to write a programming in machine instruction. वो आप जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है वो ये बाइनरी फॉर्म होती है 0 और 1। अब यही लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना, अगर आप यही लैंग्वेज में जो मैंने पहले प्रोग्राम लिखा था, अगर यही लैंग्वेज में वो लिखने जाओगे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको इसका पूरा के पूरा जो है नॉलेज ही नहीं है कि किस तरीके से लिखी जाती है। तो उसको बोला जाता है मशीन लैंग्वेज। और एक होती है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, वो क्या होती है? The assembly language consists of some human readable commands such as move, add, sub, etc. Assembly language use mnemonic to represent each low-level machine instruction of operation rather than machine code. The program which we were facing in machine level language are reduced to some extent by using a extend form of machine level language known as assembly language. अब ये assembly language क्या है? आप कहोगे कि यार तुम आपने जो इतना ही तो बताया मशीन लेवल होती है और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। नहीं, उसके बीच की जो होती है असेंबली लैंग्वेज भी होती है, मशीन के बीच और ह्यूमन के बीच की। ठीक है, हमारे बीच और मशीन लेवल के बीच भी एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब हमारे बीच और जो मशीन के बीच में होती है वो होती है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा कोड, ठीक, कंपाइलर तो है, ठीक है, देखिए ये कंपाइलर है, समझिएगा इधर कोड, असेंबली और मशीन। अब यहाँ पर जो यूज होने वाला है, यहाँ पर वो कंपाइलर, और यहाँ पर जो यूज होने वाला है वो है असेंबलर। ये भी एक ट्रांसलेटर ही है, ऐसा समझ। असेंबलर भी एक ट्रांसलेटर है और कंपाइलर भी। अब ये असेंबली क्या है? ये असेंबली लैंग्वेज जो है इधर भी डोलती है और उधर भी डोलती है, मतलब इसको भी समझ सकती है असेंबली और इसको भी समझ सकती है, जबकि ये दोनों एक दूसरे से परे हैं। ना ये इसको समझ सकता है ना ये इसको समझ सकता है, उसीलिए हमारे को जो कंपाइलर का यूज किया जाता है। लेकिन जो असेंबली होती है वो कुछ हमारे कोड को भी समझ सकती है और कुछ मशीन के कोड को भी समझ सकती है, और उसको ही जो है ट्रांसलेट करने, असेंबली को मशीन में ट्रांसलेट करने असेंबलर का यूज होता है, जो कि मैंने अपनी पीडीएफ में भी बताया है कि असेंबलर का यूज क्यों होता है। वो भी एक ट्रांसलेटर ही है, जो कि मैंने आपको एक अच्छे से इमेज के साथ बताया है असेंबलर के कुछ असेंबली कोड है, ठीक है, उसके बाद एक असेंबलर है और वो बाइनरी फॉर्म में ट्रांसलेट करता है। तो ये असेंबली लैंग्वेज अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक लो लेवल लैंग्वेज है जो कि मशीन समझ रही है, और उसके अंदर भी दो बाइफरकेट हुए हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। तो आपने जो है डायग्राम का एक पार्ट तो समझ लिया, ठीक है, लेवल का एक लेवल आपने समझ लिया, लो लेवल क्या है। अब बात करते हैं हाई लेवल। हाई लेवल कुछ नहीं है, जो हम लिख रहे हैं हमारा कोड है वही है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। एक मशीन की सोच में, एक टेक्नोलॉजी की जो सोच होती है उसमें उसको ही हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। देखिए एक प्रोग्रामिंग के कितने नाम है आप उसको देख लीजिए, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, सोर्स कोड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है,
और अभी एक आया हाई लेवल लैंग्वेज, इसको ही हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो उसकी जो एक लाइन है वो मैं आपको इधर पढ़कर सुनाता हूँ। वो है द हाई लेवल लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलाउज अ प्रोग्रामर टू राइट द प्रोग्राम व्हिच आर द इंडिपेंडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? एक प्रोग्रामर को स्वतंत्रता देती है कि वो एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पर्टिकुलर कंप्यूटर में उसको लिख सके। जो मैंने समझाया वही इसी टॉपिक में था। और भी दो तीन कुछ लाइन है, वो आप जब पीडीएफ डाउनलोड करना और उसमें से उसको रीड करना तो आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा। फिलहाल तो मेरा जो जितना समझाने का था वो इतना ही था। अब उसके बाद जो बात आती है वो होती है इंट्रोडक्शन ऑफ सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड एंड एग्जीक्यूटेबल कोड। अब आप कहोगे यार ये क्या है? ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतना ही नहीं, सिर्फ आपने जान लिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, उसमें भी वापस जाना पड़ता है सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड और एग्जीक्यूटेबल कोड क्या है। ठीक है, तो अब हम उसकी तरफ जो है चलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सोर्स कोड के बारे में। सोर्स कोड क्या होता है? देखिए, सोर्स कोड मैंने आपको पहले ही बोला कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही सोर्स कोड कहा जाता है। लेकिन उसके और थोड़े डीप में जाए कि जो मेरी पीडीएफ है वो क्या कह रही है। ठीक है, सोर्स कोड के बारे में अंदर क्या लिखा है वो हम देखते हैं। सोर्स कोड रिफर टू हाई लेवल कोड और असेंबली कोड व्हिच इज जनरेटेड बाय ह्यूमन प्रोग्राम। जो सोर्स कोड होता है वो हाई लेवल और हमारा असेंबलर जो होती है, हाई लेवल मतलब हमारी हम जो लिख रहे कोड वो, और जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसको मिलाकर जो है सोर्स कोड बनता है। सोर्स कोड इज इजी टू रीड और मॉडिफाई। ये आप सब जो है पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे देखिए, इन सिंपल वी कैन से सोर्स कोड इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कमांड एंड स्टेटमेंट which is written by a program by using a computer programming language like C, C++, Java, Python, assembly language, etc. ठीक है, वो क्या है? एक समझ लीजिए दाल है, दाल का पूरा के पूरा जो डब्बा है, एक दाल सोर्स कोड नहीं किया है। ठीक है, उसको हम सोर्स कोड नहीं कह सकते। जो डब्बा है उसको हम सोर्स कोड कह, क्योंकि उसमें वो चीज का जो है रखा गया है, पूरी के पूरी दाल रखी गई है, इसलिए उसको हम सोर्स कोड कह सकते हैं कि इसका दाल का। इसी वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको हंसी भी आएगी, मुझे भी आ रही है, लेकिन वो एकदम इजी एग्जांपल है। एक डब्बा है उसको आप कह सकते हो सोर्स कोड, लेकिन एक दाल को तो नहीं कह सकते। उसी तरह कोड की एक लाइन को जो है आप नहीं कह सकते हो कि सोर्स कोड है। जो पूरा के पूरा कोड है उसको आप कह सकते हैं। तो देखिए अब इधर मैं आपको एक मस्त एग्जांपल देखने बताता हूँ सोर्स कोड क्या है। ठीक है, एग्जांपल ऑफ सोर्स कोड include std.h void main print f hello world। ये हमारा सोर्स कोड, ये हमारी दाल है और ये उसका डब्बा है, और इसको कहा जाता है सोर्स कोड। किसी भी वेबसाइट का, किसी भी ऐप का सोर्स कोड इसको कहा जाता है। ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, और उसको रीड भी कर सकते हैं कि हमने क्या लिखा है। क्या आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ये एक एग्जांपल है सोर्स कोड का, तो इसको ये सोर्स कोड कहा जाता है। अब उसके बाद और एक आता है, वो होता है ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? ठीक है, वो देखिए अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। ऑब्जेक्ट कोड रिफर टू लो लेवल कोड which is understood by machine. Object code is generated from source code after going through compiler of the transmitter. It is a executable machine code format. ठीक है, और उसके बाद भी कुछ लाइन है जो आपको रीड करनी ही है। ठीक है, तभी आपको जो है और आप डीप पे जा सकोगे, समझ सकोगे। यहाँ पर जितना भी मुझे लग रहा है आपको समझाने की जरूरत है वो मैं आपको इधर समझा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट फाइल कंटेन ऑब्जेक्ट कोड। इट इज अ कंसाइडर is one more of machine code. Some object file example are common object in format .com,
फाइल एंड डॉट .exe फाइल, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड की एक फाइल बनाई जाती है। जब भी हम एक कोड लिख रहे हैं वो एक फाइल बनती है मशीन लेवल पे, ठीक है। इधर थोड़ा मैंने बड़ा लिख दिया है तो थोड़ा आपको इधर देखने की जहमत करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे कंपाइलर ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में। ये मैं रैंडमली लिखा हुआ है 0011011000, ये रैंडमली ऐसा नहीं है कि इसका सोर्स कोड बाइनरी लैंग्वेज है, ये मैं सिर्फ अपने एंड से सिर्फ आपको जो बता रहा हूँ। अब ये जो है इसको कहा जाएगा ऑब्जेक्ट कोड। एक हो गया सोर्स कोड, एक हो गया ऑब्जेक्ट कोड, और ये ऑब्जेक्ट कोड की कंप्यूटर फाइल बनाता है जिसका .com, ठीक है, .exe फाइल, ये उसका जो है एक्सटेंशन रखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड हो गया हमारा। अब जो हम देखेंगे वो होगा एग्जीक्यूटेबल कोड। वो क्या होता है, और देखिए उससे पहले मैंने आपको एक मस्त समझाया है इस इमेज में डायग्राम के थ्रू। असेंबली कोड, हाई लेवल कोड, ये सोर्स कोड है। एग्जीक्यूटेबल फाइल, लाइब्रेरी फाइल, बाइट कोड, मशीन कोड, ये एक पूरा के पूरा ऑब्जेक्ट कोड है। उसके बाद है एग्जीक्यूटेबल कोड। Executable code is simply understood by machine. This code is used to perform a various operation of instruction on a computer. And executable code cannot be read by human. इसको भी आप समझ लीजिए कि ये भी एक ऑब्जेक्ट कोड का ही जो है बाप है, इसके ही फादर है, ऐसा समझ लीजिए। इसके ही पेरेंट है एग्जीक्यूटेबल कोड, वो भी जो है मशीन ही समझ सकता है, हम नहीं समझ सकते हैं। उसकी फाइल बनाई जाती है जिसको ही .exe कहा जाता है। और इसको भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक डायग्राम के थ्रू आपको तीनों तीन कोड इस इमेज में आपको मैंने समझा दिए हैं कि आखिर में सोर्स कोड है क्या और पूरा के पूरा वर्क किस तरीके से कर रहा है। देखिए इस इमेज को आप देखिए, पहले हम सोर्स कोड लिख रहे हैं प्री प्रोसेसर के जरिए, ठीक है। उसके बाद वो कंपाइल हो रहा है, कंपाइलर के बाद असेंबलर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। असेंबली कोड हो रहा है, असेंबली कोड के बाद वो असेंबलर के थ्रू ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद लिंकर, और उसके बाद एग्जीक्यूटेबल कोड। अब उसके अंदर जो आती है लिंकर के अंदर होती है अदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फाइल, लाइब्रेरी फाइल। अब लाइब्रेरी फाइल है क्या, एज इंक्लूड stdio.h, ये जो है ये हमारी लाइब्रेरी फाइल है। तो ये क्या है लिंकर में आती है। और फिर जो एक तो एक बहुत ही अच्छे से डायग्राम से मैंने आपको जो है इस इमेज में समझाया, वो आप देख सकते हो पीडीएफ में जाकर। तो दोस्तों अब हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये समझ लिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का। और अगर आप एक प्रोग्रामर, एक डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक को सीखना। और वो टॉपिक है एल्गोरिथम और एक होता है फ्लो चार्ट, ठीक है। अगर आप एक सफल डेवलपर और सफल प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो ये चीज आपको आनी ही चाहिए कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट होता क्या है, ठीक है। अगर किसी को थोड़ा भी नॉलेज होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो उसको पता होगा कि असल में ये होता क्या है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। लेकिन बहुत सारे वो लोग वीडियो देखते होंगे जिनको पता ही नहीं है, उन्होंने तो अभी सुना होगा कि आखिर में एल्गोरिथम फ्लो चार्ट भी कुछ होता है, ठीक है। तो उसी की इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगा। अगर देखिए दोस्तों, अगर वो आपको नहीं समझ आ रहा है तो बार बार रिवाइंड कर कर देखिए कि असल में एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में किस तरीके से आपको जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो एल्गोरिथम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट पहला होता है एल्गोरिथम क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो पिज्जा खाने, ठीक है। आपको पता है कि पिज्जा खाने के लिए डोमिनोज के मुझे किस तरीके से जाना है। तो सबसे पहले आप अपना माइंड सेट करोगे कि मुझे मेरे घर से लेफ्ट जाना है, ठीक है, मेरे घर से लेफ्ट जाना है। और उसके बाद वहां पर एक रोड आएगा, वो रोड के 1 किलोमीटर तक मुझे जाना है। 1 किलोमीटर तक एक राइट टर्न आएगा, वहां पर मुझे जो है जाना है। उसके बाद वापिस एक ½ किलोमीटर के बाद एक लेफ्ट टर्न आएगा और वहां पर ही जो है राइट साइड पे डोमिनोज की दुकान है, वहां पर शॉप है और वहीं पर मुझे पिज्जा मिलेगा। ये एक एल्गोरिथम हुआ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम हुआ।
उसी तरीके से जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें एल्गोरिदम भी सीखना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अब इसके एडवांटेज क्या है? ठीक है, एल्गोरिदम के कुछ एडवांटेज है, वो क्या है? देखिए, एल्गोरिदम आप में या छोटा सा बच्चा भी होगा या किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है, उसे भी पता होगा कि एल्गोरिदम क्या है। अभी मैंने जो आपको बोला एग्जांपल के थ्रू, वही एक एल्गोरिदम है और वो उसको भी पता है कि एल्गोरिदम, नाम नहीं पता होगा कि उसको एल्गोरिदम कहते हैं, लेकिन वो भी समझ सकता है। अगर आप उसको एक पेन लेकर एक पेपर पे अगर आप उसको लिख दोगे ना, तो वो भी उसको पढ़कर और समझ सकेगा। और कोई भी जो जानता ही नहीं प्रोग्रामिंग, वो एल्गोरिदम को समझ सकेगा। तो एल्गोरिदम का जो एक एडवांटेज होता है वो होता है। और देखिए, अब मैं मेरी पीडीएफ में क्या बात कर रहा हूँ। In a programming algorithm is a set of well-defined instruction in sequence to solve the problem. ठीक है, कभी इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम होते हैं जिनको सॉल्व करना नामुमकिन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा टफ, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उस ठीक है गाइस, तो इसीलिए किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करने के लिए, एक बड़ी जो प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप जो है फ्यूचर में कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे इतना बड़ा आपको एक प्रोग्राम लिखना है ऐसे सिस्टम के लिए, तो वो आपके लिए टफ है, डिफिकल्ट है। तो तब आपको जो है एल्गोरिदम यूज करना होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है बट जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा भाई मुझे ये पहला स्टेप लेना है, फिर सेकंड ये स्टेप लेना है। तो ये था एक एल्गोरिदम का फंडा। अब जो एल्गोरिदम है वो हम हमारी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल है, अगर आप अपना कुछ वर्क कर रहे हो, आप अपना कुछ प्रोग्राम बना रहे हो, तो तब आपको जो है एल्गोरिदम, आप जो भी लैंग्वेज से आप हो, आप चाहे गुजराती सीख रहे हो, मराठी या इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में, या तो हिंदी में, बहुत सारी लैंग्वेज होती है। तो अगर आप जो भी आप लैंग्वेज से है, आप उस लैंग्वेज से भी लिख सकते हैं, लेकिन एक अपने पर्पज से नहीं। लेकिन आप जब कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो उस वक्त आपको इंग्लिश में लिखना होता है, और जो फ्लो चार्ट है वो लिखना भी बहुत ईजी होता है। तो मेरी ये वाली पीडीएफ में एक इमेज में आपको देखिए बता भी रहा हूँ, इसमें आपको एक अच्छा सा फ्लो चार्ट का जो है एग्जाम्पल भी दिया है, जो कि आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए गाइस, हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट दो टॉपिक थे उसमें एक था एल्गोरिथम, और अब है दूसरा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट है क्या? ठीक है, फ्लो चार्ट वो है कि एल्गोरिथम को एक शेप दे देना। ठीक है, डिफरेंट शेप दे देना। अब आप कहोगे यार तुमने क्यों डिफरेंट शेप लिए हैं, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि इसका क्या यूज होता है, कौन सा कब यूज किया जाता है, कौन सा शेप। ठीक है, तो चलिए गाइस, हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट दो टॉपिक थे उसमें एक था एल्गोरिथम, और अब है दूसरा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट है क्या? ठीक है, फ्लो चार्ट वो है कि एल्गोरिथम को एक शेप दे देना। ठीक है, डिफरेंट शेप दे देना। अब आप कहोगे यार तुमने क्यों डिफरेंट शेप लिए हैं, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि इसका क्या यूज होता है, कौन सा कब यूज किया जाता है, कौन सा शेप। ठीक है, देखिए गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक फ्लो चार्ट डिफरेंट शेप से बनाया जाता है। ठीक है, फ्लो चार्ट का आप मतलब ही समझ गए कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, और जो फ्लो चार्ट को ड्रॉ करते हैं उसकी जो प्रोसेस होती है उसको फ्लो चार्टिंग कहा जाता है, जो कि मैंने अपनी पीडीएफ में बताया ही है। ठीक है, अब ये शेप का यूज क्या होता है, ठीक है, और कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, कुछ डिफरेंट शेप्स होते हैं फ्लो चार्ट में, जो कि मैंने अपनी पीडीएफ में भी बताया है कि उसका यूज क्या होता है। देखिए, एक होता है ये वाला सिंबल, जिसका यूज स्टार्ट और एंड में किया जाता है। देखिए, एक फ्लो चार्ट में सिर्फ एक ही एंड होता है और एक ही स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ये जो है थोड़ा क्रॉस है, क्रॉस रेक्टेंगल, हाँ क्रॉस रेक्टेंगल है। ठीक है, ये थोड़ा, इसका मतलब क्या होता है क्रॉस रेक्टेंगल का, और ये जो हमारा रेक्टेंगल है इसका यूज। ठीक है, इसका यूज जो होता है इसका जो यूज होता है वो होता है प्रोसेस करना। ठीक है, और इसका जो होता है वो रीड करना, यानी इनपुट आउटपुट। इसका यूज इनपुट आउटपुट लेना, उसको प्रोसेस करना, और फिर सिस्टम के बाहर निकालकर एंड। ठीक है, आप इसको यहाँ पर भी वापस एक बार यूज कर सकते हो।
और इसको तो पता है, इसको तो एरो ही बोलते हैं। ठीक है, आप इसको भी यूज कर सकते हो, नो डाउट। अब तो योर चॉइस, आप किस तरीके से बना रहे हो। तो फ्लोचार्ट एक जो होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है, और इसकी कुछ गाइडलाइंस भी होती है कि इस तरीके से बनाए, इस तरीके से। ठीक है, और ये जो एक है फ्लोचार्ट, ये भी आपको बनाते आना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, और आपको समझना भी इजी कर देता है। हाँ, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज होता है, वो ये होता है कि कोई भी फ्लोचार्ट को नहीं समझ सकता। ये हम समझ सकते हैं कि ये स्टार्ट वाला सिंबल है, ये जो है इनपुट आउटपुट वाला। अब किसी को थोड़ी पता होगा, ये जो प्रोग्रामिंग जानता नहीं उसको, अब तो आपको भी पता हो गया होगा कि ये क्या है, कौन सा शिफ्ट क्यों यूज होता है। ठीक है, तो ये हर एक को पता नहीं होता है, लेकिन इसको जो है समझने में आसानी होती है। तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस, अब जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एक जो था फ्लो चार्ट एल्गोरिथम वाला, और एक अब जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये क्या है, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो, या सीखना चाहते हो तो, इसलिए अब इसको जो है, इसको भी जो है तीन चीज में बाइफरकेट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। एक जो होता है वो होता है टॉप डाउन एनालिसिस, एक होता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, और एक होता है स्ट्रक्चर कोड फॉर द इंडिविजुअल मॉड्यूल। ठीक है, इस तीन चीज में इसको बाइफरकेट किया जाता है, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना होता है कि आखिर में स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है क्या। तो आप अगर थोड़ी सी नजर डालोगे मेरी पीडीएफ को, तो आपको उसमें भी मिल जाएगा, और आपको पीडीएफ कंपल्सरी डाउनलोड तो करनी ही है। अब देखिए, ऊपर पहले तो मैंने थोड़ा लिखा है, इस इमेज में आप देख सकते हो। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज इन इट्स कंसर्न विद इंप्रूविंग प्रोग्रामिंग प्रोसेस एंड बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोग्राम्स। इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, इजीली मॉडिफाइड एंड सुटेबल फॉर डॉक्यूमेंटेशन, मोर करेक्ट एंड कैन बी इजीली डिबग। एंड उसके बाद थोड़ा जो ऊपर के टॉपिक है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग paradigm that facilitates the creation of programs with readable code and reusable components. स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें क्या बताया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो मैंने जो पीडीएफ में लिखा है उसका मतलब क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग यानी आपका जो एक पूरा के पूरा प्रोग्राम है उसको एक अच्छी स्ट्रक्चर के रूप में उसको जो है लिखा जाता है। ठीक है, अगर आप एक सी कोड लिख रहे हो, ठीक है, अगर आप एक सी कोड लिख रहे हो तो वो जो है एक, वो भी एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, उसकी भी एक बॉडी है, स्ट्रक्चर है कि भाई पहले आपको जो है लाइब्रेरी डिफाइन करनी है, उसके बाद जो इंटीजर मेन वॉइड मेन जो आता है वो, उसके बाद जो है आपको उस मेन फंक्शन में, ठीक है, उस मेन फंक्शन में आपको आपकी जो है पूरा लॉजिक लिखना है, ऊपर ये लिखना है, ये लिखना है, वो मतलब वो सब पूरा, तो वो एक जो तैयार हो रहा है वो है स्ट्रक्चर, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। और जब स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसको लिखना, समझना और किसी और को समझाना, या किसी और आपका कोड समझ रहा है तो उसको एकदम इजीली समझ में आ जाता है, और उसमें की जो एरर होती है, जो डिबगिंग जिसको कहा जाता है, तो उसको भी जो है ढूंढना बहुत ही इजी होता है। तो इसलिए हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को सीखते हैं कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या है। अब उसके जो तीन रूप है वो है टॉप डाउन एनालिसिस, मॉड्यूल प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर कोड। अब पहला मैं आपको बताऊंगा टॉप डाउन एनालिसिस, आखिर में ये है क्या। ठीक है, तो अब हम जो है बात करते हैं टॉप डाउन एनालिसिस के बारे में। तो आ जाइए मेरी पीडीएफ में। तो मैंने जो लिखा है वो है टॉप डाउन एनालिसिस इज, यानी अ प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज अ पर्टिकुलर language to solve a specific problem. For large program, developing a solution can be very complicated. From where it should start, where should it terminate? Top-down analysis is the method solving and problem analysis. The essential idea is to subdivide a large program into several smaller tasks or parts for ease of analysis. It's simplifier or reduce the complexity of the process of problem solving. It is not limited by a
टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। टॉप डाउन एनालिसिस मतलब क्या? आपका जो बड़ा प्रोग्राम है उसको टुकड़े टुकड़े करना, यानी उसको डिवाइड करना छोटे छोटे हिस्से में, जिसकी मदद से आपको जो वो है समझना आसान हो। टॉप डाउन एनालिसिस आपको पता ही चल गया होगा कि टॉप से डाउन जाना, यूं नहीं कि डाउन से टॉप पे जाना, टॉप से आपको डाउन जाना है। ठीक है, तो पहले ये तो कर ले, उसके बाद ये कर ले, उसके बाद ये कर, उसके बाद ये कर। आपको कंप्यूटर को बताना है कि तू जो है टॉप की जो है वहां से नीचे आ, ऊपर से नीचे आना, उसको कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। और उसमें भी दो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो मैं आपको इस पीडीएफ में बताता हूँ। एसेंशियल आइडियाज इन टॉप डाउन एनालिसिस, सब डिवीजन ऑफ द प्रोग्राम एंड हिरार्चिकल टास्क। टॉप डाउन एनालिसिस does not simply divide the program into two more smaller program. Each of the smaller program is the further subdivide. अब उसमें जो 3 पॉइंट है वो देखिए, 3 नहीं 4 पॉइंट है, स्टेप है। Define complete scope of the program to determining the basic requirement for its solution. Based on the definition of the program, divide the program into two or more separate parts. Carefully define the scope of each of these separate tasks and subdivide them one further, if necessary, into two or more smaller tasks. Repeat step 3. Every step at the lowest level. Describe a simple task which can be broken further. ठीक है, अब अंदर यही बताया कि उसके स्टेप कौन से होते हैं टॉप डाउन एनालिसिस के। अब आप तो कहोगे कि आपने जो प्रोग्राम लिखा था वो तो एंड हो जाता था, तो फिर वापस स्टेप 3 भी किस तरीके से जाएगा? तो जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, व्हाइल लूप, तो जब लूप यूज करते हैं तो हमें 1 2 3 स्टेप लेकर वापस तीसरे स्टेप पे जो है कंप्यूटर जाता है। तो वो भी एक टॉप डाउन एनालिसिस का एक जो है एग्जांपल है आपके लिए। अब जो दूसरा है वो है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग या मॉड्यूल। देखिए, अब जो हमारा मॉड्यूल प्रोग्रामिंग होता है ये हमारे टास्क को, हमारे काम को बहुत इजी बनाता है। अब आप ये पीडीएफ में देखिए कि आखिर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या कह रहे हैं। Modular programming is a program that is divided into logically independent smaller sections, which can be written separately. These sections being an independent units are called modules. A module consists of series of program instruction or statement in some programming. A module is clearly terminated by some special markers required by the syntax of language. A module as a whole has a unique unit. मॉड्यूल प्रोग्रामिंग क्या कहता है? आपका जो प्रोग्राम है उसको एक इंडिपेंडेंट सेक्शन देना है। फॉर एग्जांपल, आप एक कोड लिख रहे हो और उसके सेक्शन आप बना रहे हो कि भाई यहाँ पर मैंने ये चीज लिखी है, यहाँ पर इसका जो है मैंने लॉजिक लिखा है और फिर मैंने आगे जो है और चीजें लिखी है। तो आपने जो है स्पेशल सेक्शन बनाया है और उसका नामकरण भी आपको ही करना है। ठीक है, उसका भी आपको जो है नाम देना होता है और एक सेपरेट मॉड्यूल का, और उसी चीज को मॉड्यूल भी कहा जाता है। तो ये था एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, यानी कि हर सेक्शन सेपरेटली होता है, उसके अंदर इंडिपेंडेंट होता है। तो ये होता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। और देखिए, मैंने एक बहुत ही अच्छे पीडीएफ पे एक आपको डायग्राम भी ड्रॉ किया है, यानी एक इमेज भी मैंने अंदर रखी है कि किस तरीके से एक प्रोग्राम है और उसके जो है मॉड्यूल बनाए गए। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट है वो होने वाला है स्ट्रक्चर कोड फॉर द इंडिविजुअल मॉड्यूल। अब देखिए, स्ट्रक्चर कोड फॉर द इंडिविजुअल मॉड्यूल क्या होता है? इट इज अ मेथड ऑफ कोडिंग राइटिंग अ प्रोग्राम दैट प्रोड्यूस अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मॉड्यूल। A high-level language support a server control statement, also called structure control statement or structure code. To procedure a well-organized structure module has control statement represent conditional and repetitive type of execution. In C, if any case statement, example of conditional execution varies of while, do while an example of repetitive execution. यानी ये वही बता रहा है कि जो भी रिपीटर प्रोग्राम होते हैं, रिपीट करने वाले जो प्रोग्राम होते हैं वही होता है स्ट्रक्चर कोड फॉर इंडिविजुअल मॉड्यूल। एक मॉड्यूल का जो है एक के बाद एक के बाद एक के बाद रिपीट होना, तो उसको ही मतलब उसमें फिर केस स्टेटमेंट, इफ एल्स ये सब भी आते हैं, डू व्हाइल, व्हाइल लूप। ये अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आगे सीखेंगे इसको देखने के बाद, तो आपको वो चीज समझ आ जाएगी कि यहाँ पर ये क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर कोड फॉर द इंडिविजुअल मॉड्यूल।
तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, और इसको भी सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है वो बहुत ही इजी हो जाता है। अब जो हमारा छेल्ला टॉपिक होने वाला है वो होगा एडिटर, असेंबलर और कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब ये क्या है वो हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग। तो देखिए गाइस, एडिटर क्या होता है। एडिटर, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब ये सब होते क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं एडिटर। एडिटर क्या होता है, वो हमें एक जो है एनवायरनमेंट एक हमको देता है कि आप जो है स्पेसिफिक टास्क उसके अंदर कर सके, मॉडिफिकेशन कर सके। अब एडिटर से आपके दिमाग में आया होगा फोटो एडिटर यानी इमेज एडिटर, वीडियो एडिटर। यस, ये वही मैं एडिटर की बातें कर रहा हूँ कि ये सब भी जो है एडिटर होते हैं। वो इमेज एडिटर तो उसमें ले लो फोटोशॉप, ले लो पिक्सआर्ट, ले लो, ठीक है। वीडियो एडिटर तो VHDC है, फिर जो है फिल्मोरा है, विवा वीडियो है जो कि मोबाइल के लिए आता है, ठीक है। ऐसे सब एडिटर होते हैं। फिर आप देख लो तो फाइल बनाने, एक वर्ड फाइल बनाने वर्डपैड का यूज होता है, नोटपैड। तो ये सब हमारे कंप्यूटर में एक एडिटर होते हैं जो कि बहुत काम के होते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसके मैं आपको कुछ एडिटर बताता हूँ। एक होता है टर्बोसी जो कि बहुत पुराना है, एक होता है VS कोड, एक एडिटर होता है जिसमें आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख सकते हैं। एक होता है एंड्रॉइड स्टूडियो जो कि अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है पाइथन जो कि आप पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हो, उसका एडिटर होता है। तो ऐसे बहुत सारे एडिटर, कोड ब्लॉक, ठीक, ये जो है ये सब प्रोग्रामिंग के लगते हैं। एक एडिटर है जो कि यूज किए जाते हैं, जिसको एडिटर कहा जाता है, एडिटर ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये था एडिटर का, जो कि मैंने अपनी PDF में भी आपको बताया है कि एडिटर क्या है और उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप उसको कंपलसरी डाउनलोड करेंगे और उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे कि उसके अंदर क्या लिखा है, तो आपका जो है और नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं असेंबलर के बारे में। तो असेंबलर क्या है, हमने पहले ही देखा था। अगर हमें असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में अगर आपको ट्रांसफर करना है, ये असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, उसको मशीन लेवल में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए जो यूज किया जाता है वो होता है असेंबलर, ठीक है। इसीलिए असेंबलर का यूज किया जाता है कि असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर में मशीन लेवल में ट्रांसलेट करना, ठीक है। देखिए, मैंने अपनी PDF में भी लिखा है, an assembler translate the symbolic code of program in assembly language into a machine level language instructions. The symbolic language is translated to the machine code into the ratio of 1:1 symbolic instruction to 1 machine code instruction. This language is also called low level language, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। The assembler translate low level language into machine code, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। अब बात करते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया, ट्रांसलेटर है, ये भी है। जैसे गूगल ट्रांसलेटर है ना, इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी को गुजराती में, गुजराती को मराठी में, जिस तरीके से भी आप चाहो वो ट्रांसलेट कर सकता है। तो उसी तरह कंपाइलर जो है ये हमारे लिखे हुए कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। तो देखिए, मेरी PDF में मैंने क्या लिखा है, ठीक है। सो एक कंपाइलर तीसरा था, थर्ड था वो हमारा, लेकिन वो भी हम देख लेते हैं, फिर इंटरप्रेटर देखते हैं। इन transistor all the instruction of into machine code which can be used again and again. The program is to be translate called source code program after it translate the object code in general. The source code is an input to the translator and the object code is an output processed by the translator. The entire program will be read by compiler first and generate the object code. High level language such as C, C++, Java use compiler and translator code. ठीक है, इसको मैं थोड़ा आपको ड्रॉ के थ्रू समझाता हूँ कि आखिर में कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर हमारे कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में। हमने एक कोड लिखा है इधर, ये हमारा कंपाइलर है और ये है मशीन। तो हमारा जो कोड है
उसको कंपाइलर मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देगा, यानी हाई लेवल को लो लेवल में ट्रांसलेट करना, वो काम होता है कंपाइलर का। और जो कंपाइलर होता है ना, आप कहोगे इंटरप्रेटर भी वही होता है, लेकिन जो कंपाइलर होता है ना, वो पहले पूरे कोड को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद एरर जनरेट करता है। यानी अगर आपके प्रोग्राम में कोई भूल हो, एरर का भी आप सुन लो, एरर क्या है। अगर आपके प्रोग्राम में कोई मिस्टेक हो जो कि मशीन जो है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तब कंपाइलर जो है आपका वो एरर जनरेट करता है। ठीक है, तो कंपाइलर का क्या होता है, वो पूरा के पूरा पहले कोड एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद एरर जनरेट करता है। ओके, अब ये कंपाइलर जो है ये हमारी C++ और जावा में यूज किया जाता है। अब इंटरप्रेटर की हम बात करते हैं कि इंटरप्रेटर क्या यूज करता है और उसका वर्क कैसे होता है। ठीक है, तो अब जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या होता है, वो आप मेरी पीडीएफ में देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगी पीडीएफ। It's read the program line by line, then generate an object code. Is directly executed program for its source code due to the every time source code should be input to the interpreter. In translator, speed is comparatively quicker than compiler, but execution speed is slower. ठीक है, कंपाइलर क्या होता है, हमने कोड लिखा है। ठीक है, मैं इधर आपको एक कोड बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने कोड लिखा है, समझ लिया, हमने कोड लिखा है। कंपाइलर क्या करता है, इसको पूरे को पहले पढ़ता है, यानी एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद एरर जनरेट करता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, एक लाइन चेक करी, ठीक है चलो, दूसरी एरर है बताओ। अब जब हम उसकी एरर को ठीक करेंगे, उसके बाद वो फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन जो है चेक करेगा, थर्ड लाइन को चेक करेगा, फिर इस तरह लाइन लाइन में। इसीलिए उसकी जो ट्रांसलेटर की जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन करना यानी कोड को फास्ट एकदम ट्रांसलेट करना उसकी वो कम होती है, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन जाता है। तो ये डिफरेंट होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। और अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपको पता ही होना चाहिए कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है। अब जो कंपाइलर यूज होता है वो मैंने आपको बताया C++, जावा, और जो इंटरप्रेटर यूज होता है वो पाइथन में यूज किया जाता है। तो आपको मैंने एकदम क्लैरिफाई से बता दिया कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको जितना भी समझाया पीडीएफ से, अपने हिसाब से जितना भी समझाया, वो सब आपको समझ पड़ी होगी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। और अगर आपको समझ पड़ गई है तो आप जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। ठीक है, आगे। और अगर आपको नहीं समझ पड़ी तो वापिस आपको एक पूरी वीडियो को, जो कि थोड़ी लॉन्ग हो चुकी होगी, तो उसको जो है देख लीजिए वापिस के क्या मैंने अंदर जो है क्लैरिफाई किया है। और मेरी पीडीएफ को आप कंपलसरी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वो पीडीएफ में और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जो कि मैंने इधर ही समझाई है, और वो आप उसको भी पढ़कर और नॉलेज ले सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। और अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और मैं एक वीडियो बताऊंगा जिसमें मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरीके से सीखनी है, किस तरह आपको जो है प्रोग्रामिंग फील्ड में आगे जाना है, उसका मैं आपको जो है पूरा के पूरा रोड में बताने वाला हूँ। यानी मैं बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से जाना है, क्या क्या सीखना है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए, कि इसका अभी मतलब अभी की जनरेशन में कौन सी ज्यादा चलती है, तो वो सब मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अगर आपके दोस्त, फ्रेंड, फैमिली मेंबर किसी को भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी हो तो इसको जरूर शेयर करिए। और दोस्तों घर में रहिए, टेक केयर, बाय।